वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं वालिदैन की आपस के झगड़े की, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की ज़िंदगियां हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती हैं और उनकी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं। ये झगड़े बच्चों के लिए वालिदैन एक साहिबान की मानंद होते हैं। अगर उनका रिश्ता टूट जाता है हमजा, तो बच्चे ख़ुद को गैर महफूज जो है ना वो महसूस करते हैं। अच्छा, देखने में ये आता है कि अक्सर जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हों, रिसर्चेस जो है उनको देख रहे हों, तो ये आता है कि वो बच्चे जो है ना कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी हो जाती है बच्चों के अंदर, उनकी शख्सियत जो है उसके अंदर बड़े मसाइल आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, सिंगल पेरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। आप बच्चों को बड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजारते हुए जो है उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। कई बच्चे हमने देखे हैं जो बड़े कामयाब हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है कि अपने बीच अलहदगी की दीवारें खड़ी करने वाले वालिदैन ये नहीं सोच रहे होते हैं जब कोई भी फैसला कर रहे होते हैं कि उनसे उनके जो फूल जैसे बच्चे हैं उन पर क्या बीतेगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल हमजा, अगर हम लाहौर शहर की बात कर लें तो गुज़श्ता 6 माह के दौरान 500 बच्चे जो ऐसे हैं कि अपने वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हो गए हैं। और शहर की मुख्तलिफ जो फैमिली अदालतें हैं उनमें सेशन कोर्ट्स ने वालिदैन की अलहदगियों के बाकायदा डिग्रियाँ भी जारी कर दी हैं कि इतने मतलब केसेस जो है सामने आए हैं, जबकि घरों में आए रोज़ जो झगड़े हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर ही मासूम बच्चे हो रहे हैं। और बच्चे अदालतों में जो है ना, अगर हम देखें रोलिंग स्टोन बने होते हैं ना, बच्चे को अदालती बैलफ के ज़रिए जो है वो बाप या माँ से लेकर अदालत में पेश किया जा रहा होता है। और अगर वालिदैन बच्चों को अपनी ज़िंदगी का महवर बना ले और उनकी खुशियों को हर शय पर मुकद्दम कर लें, तो फिर उनके लिए बाहमी इख्तलाफात को भुलाना शायद आसान हो जाएगा। इख्तलाफात तो होते ही हैं, उनको दरगुजर करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे इनके जो घर हैं वो भी नहीं बिखरेंगे। घर जो है वो एक मुकम्मल घर ही रहेगा, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तमाम तर सूरत हाल जो है, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या, अदम बर्दाश्त है या फिर कोई और मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रेशो बढ़ती चली जा रही है। बच्चों के बारे में वालिदैन क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त या नहीं सोच रहे होते हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैमिली अदालतों की बात की जाए शाह साहब, 6 माह के दौरान लड़ाई झगड़ों के बायस डिग्रियाँ जारी होने से 500 बच्चे माँ और बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए हैं। किसी एक की तरफ उनको जाना ही पड़ता है। ज़्यादा केसेस में क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के हवाले कर दिया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, वजह क्या है? क्या अब ये रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही होती है इसलिए हमें ये केसेस पता लग रहे हैं, या फिर वाकई शरह बढ़ती चली जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये शरह बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तलाक होने की रेशो पहले से बहुत बढ़ गई है। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि बच्चा, इंसान का बच्चा, ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसकी तरबियत होनी होती है जी। और उस तरबियत के लिए उसको एक ख़ास तरह का माहौल चाहिए होता है। ऐसा नहीं है जैसे बाकी मखलूक़ात हैं, वो अपनी जिबिल्लत की कैद में है, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। इंसान पैदा होता है, उसको एक ख़ास माहौल मिलता है, वो उस माहौल में चीज़ों को लर्न करता है, सीखने के बाद वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना सीखता है और फिर वो दुनिया को डिलीवर करने के काबिल होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी बच्चा मियाँ बीवी के झगड़े यानी माँ बाप के झगड़े देखता है तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, वो खदशों में रहने लग पड़ता है, वो खौफ में रहने लग पड़ता है। और ये खौफ और खदशे उसकी सारी शख्सियत को बिगाड़ के रख देते हैं। उसके पास हर वक्त एक खदशा होता है कि अभी कुछ हो जाना है और अभी कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी और अभी मेरे माँ बाप जो हैं वो दोबारा से एक दूसरे को वो हाथापाई पे आ जाएंगे, गाली गलोच पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ा सितम और जुल्म, वो रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है, बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत बच्चे के दिल में डाली है और वालिदैन के दिल में बच्चे की मोहब्बत डाली है। देखिए, अगर उनको मिलने के लिए सिसकना पड़े, तमन्ना करनी पड़े, सहकना पड़े कि यार काश मेरा बाप मुझे आज मिल रहा है, आज मुझे अबू बड़े याद आ रहे हैं, आज मुझे अम्मी बड़ी याद आ रही है, तो जरा सोचिए कि उस बच्चे की फीलिंग कैसे बन रही होगी, उसके साथ क्या बीत रहा होगा, कि तूफान अंदर आ रहा होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि बच्चों का सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला है। हमजा, बच्चों की शख्सियत में क्राइम की तरफ जाने का रुझान बढ़ता है, बच्चा नशे की तरफ जाने का रुझान उसका बढ़ता है, बच्चे की शख्सियत में एक क्राइम का फैक्टर, एक शिद्दत पसंदी है, वो बढ़ जाती है। मैं गारंटी से कहता हूं कि क्लासरूम में अगर अच्छा उस्ताद है, वो बड़े आराम से देख लेता है कि कौन सा बच्चा किस माहौल से आ रहा है। ये बच्चे जो हैं घर की खिड़की होते हैं, इससे पूरे घर का माहौल को समझा जा सकता है, परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। सही। अच्छा शाह साहब, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में जो है वो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर लोगों में बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं रहा? क्या निज़ाम तालीम बेहतर करने की ज़रूरत है हमें?
अच्छा देखिए, ये हम जुमलों का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं एक हिकमत पोशीदा थी। जुमला था कि तिये हूं तू जा रही है, तेरा जनाजा आना चाहिए। हालांकि ये कोई अकल पे मबनी बात नहीं है, मैं कभी भी इसको एम्फेसिस नहीं करूंगा, ये ठीक बात है। लेकिन हमसे पहले वाली जो नस्ल थी, या कम से कम मेरी जो नस्ल थी, हम रिलेशनशिप को मैराथन की तरह लेते थे। ये कि लंबा रास्ता है, इसमें घाटियां आनी है, इसमें मुश्किल वक्त आना है, इसमें बर्दाश्त करना पड़ना है, इसमें चलना है, साथ चलना है, किसी सूरत साथ चलना है, इसमें दो फैमिलियां साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो नई नस्ल आई है, आप देखिए, इसमें तलाक पहले 2 सालों के अंदर ही हो जाती है। बड़ी तादाद ऐसी आ रही है जो स्टैट्स डाटा बताते हैं कि पहले 2 सालों में तलाक हो जाती है। वजह क्या है? ये लाइफ को या मैरिटल रिलेशन को 100 मीटर की रेस समझ बैठे। ये समझते हैं कि आज रिश्ता बना है, जज्बात का गुबार बैठा है, अब रिश्ता चलाने की क्या जरूरत है। ये जो इमोशनल स्टेट में हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, यानी जाना दूर होता है, और ये हम देखते नहीं है कि इसके साथ दूर तक चला जा सकता है कि नहीं। सो जज्बात की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं, जल्दबाजी में फैसला करते हैं, और मिसमैच की तो इंतहा है। हमजा बताता चलूं, क्योंकि मेरा इदारा जिस वक्त यहां बैठा हूं फाउंडेशन में, जस्टिस अनवार साहब सुलह करवाने के लिए स्पेशली बैठते हैं। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के। हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं, और केस स्टडीज के तौर पे हम डिस्कस करते हैं, मैं अनवार साहब बैठ के। हमें पता लगता है कि ये तलाक बढ़ने की एक बड़ी रेशो ईगो है। याद रखिए, अनपढ़ बंदे में ईगो कम होती है, पढ़े लिखे बंदे में बड़ी ईगो होती है। और पढ़ा लिखा बंदा कहता है मैं पीएचडी हूं, मैं एमफिल हूं, मेरे पास जॉब है, मैं ग्रेड 17 पे हूं, मैंने 3 मुल्क देख ली हैं, और मैं देखें जी गाड़ी मैंने कितनी बेहतरीन खरीद ली है। उसकी ईगो मटेरियलिस्टिक चीजों में कहीं ना कहीं बड़ी होती है, और अपनी ईगो की वजह से वो, हाँ जी, और वो रिश्ते का सत्यानाश कर देता है। मैं एक बात बता रहा हूं, इस रिश्ते का सत्यानाश अपने बच्चों को तबाह करने का मुतरादिफ। आप अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने का कोई शॉर्टकट बताना हो किसी को, तो एक या उनको ऐसे घर में भेज दीजिए जहां मियां बीवी के झगड़े हैं। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं हमजा, जैसे एक फ्लाइट उड़े और पायलट सो जाए, तो जो को पायलट है उसकी मुकम्मल ड्यूटी है कि उसने उस फ्लाइट को संभालना है। जिंदगी भी इसी तरह, अगर आपका जो पायलट है वो वालिद हो सकता है, वालदा है, मियाँ बीवी कोई भी, वो इतना ताकतवर नहीं, इतना समझदार नहीं, इतना विजनरी नहीं है कि वो फ्लाइट को लेके चल सके, तो सेकंड की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा होश में नहीं ये संभाले। ये देखिए, ये 2 का साथ चलना है, ऐसे नहीं हो सकता रिश्ता। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन दोनों चाहते हैं तो खराब होता है। ये कभी नहीं हो सकता एक मुझे आके कहता है जी मैं बचाना चाहता हूं और दूसरा खराब कर रहा है। आप उसको टैकल करना सीखें, आप बर्दाश्त सीखें। हज़रत अली की ये कोटेशन कि अगर रिश्ता आपका दोस्ती का रिश्ता है तो कब्रिस्तान बना लो, उसकी खामियां दफन करो। जरा सोचिए, एक दोस्ती के रिश्ते पे बात है, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो कब्रिस्तान और बड़ा होना चाहिए जिसमें खामियों को दफन किया जाए और ये सोचा जाए कि तादेर हमने साथ चढ़ना है। वैसे एक वासिफ साहब की कोटेशन सुना देता हूँ, क्योंकि आप भी वासिफ साहब के फैन है। वासिफ फरमाते हैं, जिसको छोड़ देना है उससे झगड़ा कैसा, और जिसको छोड़ ही नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। क्या बात तो है, गुजारिश ये है, छोड़ देना है या नहीं छोड़ना, झगड़ा नहीं बनता। आप साथ लेकर चलें और अपने झगड़ों को खुदा के लिए आपस में रखें। इसमें गुंजाइश पैदा ना करें कि कोई तीसरा शामिल हो सके। अच्छा, इसमें गुंजाइश पैदा ना करें कि ये इश्तिहार बन जाए। जी शाह साहब, ये भी कर दीजिएगा ज़रा क्लियर कि हम कंफ्यूज्ड है ना, हमें ये लगता है कि शायद ये ताल्लुक हम पर बोझ बन चुका है, और अगर कोई ताल्लुक बोझ बन जाए तो उससे हमें ये शरीयत ने हक दिया है कि हम खुला ले सकते हैं या फिर हम तलाक दे सकते हैं। लेकिन ये हम फ़र्क कैसे करेंगे कि ये मज़ीद नहीं चल सकता या ये मज़ीद चल सकता है, इसको हम चला सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हो, अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो उस ताल्लुक को चलाते चले जाएं। वो एक फ़र्क हम कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, ये एक सिचुएशन टू सिचुएशन इस जवाब का आंसर जो है, वो सवाल का जवाब मुख्तलिफ है। मिसाल लीजिए कि अगर शादी के बाद आपको पता लगा है, किसी बड़े बावसूख ज़राए ने बताया कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जहनी मरीज है जी। अच्छा, वो जो जहनी मर्ज है वो इस हद तक है, क्योंकि याद रखिएगा जहनी मरीज के साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर किसी जहनी मरीज के साथ जिए तो ये अजाब से कम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दीन आपको कहता है कि अगर बद किरदार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसके रिलेशंस हैं ऐसे, तो अल्टीमेट ये जो लाइफ पार्टनर है ना जी, खासकर बीवी,
अल्लाह ने इसको सुपर जीनियस दिया होता है, ये आम जहानत नहीं होती। इसको फौरन पता लग जाता है कि वो इंटरेस्ट जो मेरे साथ होनी चाहिए वो कम होनी शुरू हो गई है। और ये इंटरेस्ट गई कहां पर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान में 2 दिल नहीं हो सकते, 2 दिल नहीं हो सकते, दिल एक होता है। और एक दिल का मतलब ये है कि आपकी जो चाहत है, चाह है, वो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए होती है। अगर वो नहीं है तो फिर वो कहां चलेगी, चाह कहां चलेगी? इसका मतलब है सिर्फ साथ रह रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, मोहब्बत, इखलास, कुर्बानी, सेक्रीफाइस वो कहां चला गया? अच्छा, फिर देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात किसी सिचुएशन में एक पार्टनर जो है पता नहीं लगता वो क्रिमिनल है, नशा करने लग पड़ा है, हाँ जी, वो प्रॉपर नशई है कह लीजिए। तो आप फिर सोचिए कि ये जिम्मेदारी मैंने एक बोझ उठा लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सब केसेस में मसालियत बड़ी अहम होती है। सुलह कराने वाला दोनों के लिए एक ऐसा बड़ा जरूर होना चाहिए जो दोनों की बात को सुन सके और दोनों का उस पर एतमाद हो। आइडियल तो ये है कि दोनों की आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, लेकिन अगर कभी आपकी जिंदगी में, मैं कहता हूं ये कोई आइडियल तो नहीं है, लेकिन कम अज कम ये हो कि आपके दरमियान में कोई कनेक्टर आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कनेक्ट कर सके, जो आपस में मसालियत कर सके, जो इखलास के साथ कर सके। और मैं आप सबको ये गुजारिश करूं, मसालियत करने वाले में खौफ खुदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इतना बहकावा देता है ऐसे शख्स को, खबर नहीं होती। आपने हदीस सुनी होगी कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने बताया कि शैतान के चेले आके उसे बताते हैं कि मैंने आज ये गुनाह किया, आज मैंने ये गलती करवाई, आज मैंने फलाना किया, और एक चेला आके बताता है कि जी मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, इख्तलाफ करवाया, तलाक करवा दी, तो उसको शाबाशी मिलती है। क्यों हमजा? वजह उसकी सुन लीजिए। वजह यह है कि जब घर टूटता है तो माशरा टूटता है। उस घर से क्रिमिनल निकलते हैं, उस घर से नशई निकलते हैं, उस घर से जहनी मरीज निकलते हैं। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का हेल्दी रिलेशन नहीं देखा, वो कल को खुद भी हेल्दी रिलेशन में उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शाह साहब, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? हमें क्या करना होगा कि हम इस रेशो को कम करें, क्योंकि ये रेशो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हल क्या है कि बच्चों को जो है अच्छा मुस्तकबिल फराहम किया जा सके इस तरह के मसाइल से निकाल कर? देखिए, हम अपने बच्चों को MPhil, PhD, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड सब कुछ करा देते हैं। खुदा के लिए एक मैरिज से पहले कुछ शॉर्ट सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो जो ट्रेनिंग है वो रवैये की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो एटीट्यूड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उससे बताना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने अगर कहा है कि तुम्हारे 3 बाप हैं, ये लड़के को कहा गया, एक बाप वो है जिसने पैदा किया है, दूसरा बाप तुम्हारा ससुर है, तीसरा बाप तुम्हारा उस्ताद है। तो ये बाप का दर्जा देना, आपको अगर रिश्ता निभाना नहीं आता, बुनियादी हयादारियों को नहीं पता। देखिए, जिंदगी में हर चीज की ट्रेनिंग होती है, शादी की कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जब आप शादी कर लेते हैं, अगर उसको सिर्फ आप एक बायोलॉजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन समझते हैं, वो एनिमल्स का भी है। इंसान जो है वो रिश्ते बनाता है, रिश्तों को साथ लेके चलता है और रिश्तों में वफा का एलिमेंट पैदा करता है। वो एक मजबूत रिश्ते से अपने आप को स्ट्रेंथन करता है, अपने लाइफ पार्टनर को स्ट्रेंथन करता है। सो एक मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें मैरिज से पहले की थोड़ी सी रिलेशनशिप की और रिश्तों को निभाने की ये ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, सबसवेरे पाकिस्तान कर रहे थे। बड़ा ये एक अहम मसला है और हमें सोचना चाहिए जब भी हम देख रहे होते हैं। और बुज़ुर्गों का जो रोल हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर कम कर दिया, अगर उसको हम फिर से बढ़ा देंगे तो ये जो दूरियां हो जाती हैं, ये इन मसाइल को बुज़ुर्ग बेहतर तरीके से बैठकर दोनों को समझा देते हैं और मामला बेहतर तरीके से हल हो जाता है। और इस किस्म के फिर केसेस जो हैं वो नई जन्म लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा तभी मुल्क की जो मौशी तरक्की है उसकी रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। तो हमारे हालत ये हो गई है कि इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े इक़्तिसादी और मौशी हब कराची में गैस का बदतरीन बहरान पैदा हो गया है। अच्छा, बहुत ही ये बदतरीन बहरान है, शॉर्टेज है, मरम्मत है, ये सारे मसाइल तो चलें हैं, जिसकी वजह से अब अगर इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही होगी, फिर अब हम देख रहे हैं कि बिजली के बहरान का भी खदशा जो है वो पैदा होता जा रहा है गैस की वजह से। शहर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन जो हैं उनको गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। ज़राए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के मुताबिक तमाम इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। वैसे कहा तो ये जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको जो है ये शॉर्टेज नहीं हो रही होगी, वहाँ पर बंदिश नहीं हो रही होगी। कैपेटिव पावर प्लांट्स को भी गैस की फराहमी निस्फ कर दी गई है, जबकि तर्जुमान सोई सदन का कहना है कि गैस सप्लाई करने वाली एक बड़ी गैस फील्ड जो है उस पे सालाना मुरम्मत के सबब 21 दिन के लिए इसको बंद किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह, जिसकी वजह से गैस फील्ड से लगभग 200 से 250 MMCFT कम मिल रही है। और तर्जुमान ये भी कहते हैं कि घरेलू सारिफीन को
गैस पहुंचाने की गर्ज से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हाँ। 100% जो गैस की फराहमी थी, उसकी तरसील थी, वो ख़त्म कर दी गई अच्छा, है। अब इस तमाम सूरत हाल पर कि जी के मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है क्या, कब तक गैस की शॉर्टेज रहेगी, कितनी गैस की शॉर्टेज है, हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान सुई मौजूद हैं शहबाज इस्लाम साहब। शहबाज इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा सुई सदन को गैस की कितनी शॉर्टेज का सामना है? जी, ये जो हमारी एक मेजर गैस फील्ड है कुनर पसा की गैस फील्ड, ये कोई एनुअल टर्न अराउंड पे गई है जिसपे कोई 170 MMCFD गैस वहाँ से हमें नहीं आ रही, हमारे सिस्टम में नहीं आ रही। ये कोई 15-16% हमारे टोटल जो गैस हमारी सिस्टम में आती है उसका 15 से 16% है। सो ये गैस हमारे पास कम हुआ है। ये कुनर पसाकी वालों ने ये कहा है कि कोई 29th को 100 MMCFD गैस हमारे सिस्टम में वापस आ जाएगी और बाय 8th और 9th 100% गैस जो वहाँ से फील्ड से आती थी वो वापस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा शहबाज साहब, इसका अंदाज़ा शॉर्टेज का पहले नहीं हो जाता? क्योंकि अगर हम देखें तो शॉर्टेज का अंदाज़ा तो आपको पहले हो जाना चाहिए। अगर इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती? जी, जो ये मेंटेनेंस होती है ये बिल्कुल पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है और पता होता है, लेकिन देयर इज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ गैस इन द कंट्री। हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, हमारे जो सप्लाई है वो जनरली कम हो रही है बिकॉज हमारी फील्ड डिप्लीट हो रही है ओवर द इयर्स। सो ये गैप तो चूंकि बढ़ ही रहा है, और तो ये कहना कि हमें पता नहीं था, हमें बिल्कुल पता था, बट हम उस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पता था। ये 2019 में बता दिया गया था कि 2020 के अंदर हमें जाके मरम्मत करनी होगी, फिर वो कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। अब जून जुलाई का फैसला किया गया, वैसे तो मई में होना थी 2020 में। तो प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त था सर, प्लानिंग क्यों नहीं हो सकी? आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सवाल तो आप गवर्नमेंट से करिए। मैं एक डाउनस्ट्रीम कंपनी हूँ, मुझे सप्लाई मिलती है वेल से, मैं उसको इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके शहबाज साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, गैस बंद होने से सनत को कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त? देखिए जी, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान रखा है और कहा है कि टारगेट जो है हमने इनकम टैक्स का जो कलेक्शन करना है वो कोई 5,800 अरब रुपए तक लेके जाना है। तो वो कैसे मुमकिन होता है जब कराची क्योंकि मेन हब है, इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ से ही सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा जनरेट होती हैं। ऑलमोस्ट 65% जो है यहाँ से टैक्स जाता है और उसकी एक्सपोर्ट्स भी 60% की यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं। जब ये यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर मुतासर होगा और ऑल ऑफ सडन जो है 22 जून को एक लेटर इशू करके SSGC ने जो है वो गैस की सप्लाई बंद की है, तो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट जो है एक्सपोर्ट्स को होता है और हमारी लोकल इंडस्ट्री को होता है। हमारी एक्सपोर्ट जो है इसमें बहुत सारे कम जो हैं ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास अंडर वन रूफ सारा कुछ अरेंजमेंट होता है। वो लोग अपनी आउटसोर्स भी करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग करते हैं, कहीं से डाइंग हो रही होती है, कहीं ब्लीचिंग का काम है, कहीं साइजिंग है, तो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग का काम भी हो रहा होता है। साथ ही फिर जब गवर्नमेंट बात करती है कि जी सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ 5 रेटेड इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट में गिनते हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट में काम कर रही है। जैसे टेक्सटाइल के बाद सबसे लार्जेस्ट जो है वो राइस का सेक्टर है, जिसमें कोई 2 अरब से ज़्यादा डॉलर की एक्सपोर्ट होती है, वो भी इंडस्ट्री है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। इसके अलावा आप देखें, आपकी जो है ऑप्टिकल फाइबर है, अब ये कॉपर फाइबर, ये लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल आइटम है, और पाकिस्तान अगर उसमें एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है कि वो इंडस्ट्रीज जो है काम कर रही हैं। अगर आप उनकी ऑल ऑफ सडन गैस बंद कर देंगे और वहाँ पर जो है उनको अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा, तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है और फिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जी हमें जो है पता था और मरम्मत हो रही है। ये आपने अक्सर सुना होगा, एनर्जी सप्लाई करने वाले लोग, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, ये ज़्यादातर यही अपना एक्सक्यूज़ लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी मेंटेनेंस चल रही है, ये लोड शेडिंग हो रही है, तो मेंटेनेंस की वजह से हो रही है, ये फील्ड से खराबी हो गई है। हमें पूरा पता है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी। नो डाउट के इंडिजिनस गैस जो है हमारी डिप्लीट हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हमने RLNG की इंपोर्ट का पैरेलल जो सिस्टम बना हुआ था, उसमें भी कई मिसमैनेजमेंट हुई है। ये एक टोटल मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री भुगत रही है।
अच्छा, शॉर्टेज की जो वजूहात हैं वो आप कह रहे हैं मिस मैनेजमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे पास टाइम उन्होंने था भी, लेकिन उसके बावजूद प्लानिंग नहीं की गई है। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट इसमें कितनी कसूरवार है? देखिए जी, गवर्नमेंट के जो कंसर्न अदारे हैं उसके अंदर पूरे मुकम्मल उनका है, उसका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास आपको प्लान करना होता है हमें RLNG की कितनी इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास ये तो पता है कि हमारे पास लोकल जो इंडिजिनस गैस है वो कितनी शॉर्ट हो गई है, तो आपको RLNG बनानी होती है। और उसके बाद फिर आपको वो ज़्यादातर हमारे जो कराची में आपके पावर जनरेशन हो रही है वो भी गैस पे चलते हैं, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए गैस पे जाते हैं और वो फर्नेस ऑयल को यूज़ नहीं करते। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये अभी पहला स्विच ऑफ हुआ है जो गैस की सप्लाई बंद की है। आगे इनके पास जो है फर्नेस ऑयल की भी कमी है, फिर पानी की भी शॉर्टेज है। ये तो अभी जो बता रहे थे कि ये 22 जून से स्टार्ट हुआ, ये कराची से स्टार्ट हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। ये जुलाई के पहले हफ्ते 8-10 तारीख तक तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ना तो पानी की मिल रहा है वहां से मंगला और तरबेल से, ना इनके पास फर्नेस ऑयल मौजूद है, और इन्होंने एक डिले इंपोर्ट जो है वो भी इनकी नहीं हो सकी, जो प्राइवेट एक सेक्टर को करनी थी वो भी एक हफ्ते के लिए इंपोर्ट RLNG की नहीं हुई। वो सब मिल के एक बहुत बड़ा डिजास्टर खड़ा करना जा रहे हैं। आज आपको गैस नहीं मिल रही, आज के बाद आप देखेंगे आपकी जो है बिजली की लोड शेडिंग होगी, वो सारी अफेक्ट करेगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को। और फिर हम कैसे वो टारगेट अचीव कर सकेंगे जो आपने एक ह्यूज 30% ग्रोथ का टैक्स कर रखा है। फिर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास अगर जो अभी जो 25 बिलियन तक की एक्सपोर्ट अगर होगी तो वो नाकाफी है। हमारे पास जो डेट है, हमारी जो डेट की जो अदायगियां करनी है उसके लिए हमें एक्सपोर्ट जो है कोई 40-50 बिलियन के ऊपर लेके जानी होगी। तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास एनर्जी हो, और एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, फिर तो आप स्टोरेज में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप फर्नेस ऑयल की भी बात करें, अगर वो भी पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो 1 जुलाई से पहले वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी शॉर्टेज है, और फिर 7 से 8 रोज़ लगने हैं हमें मज़ीद फर्नेस ऑयल मिलने में, वो भी मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सर अब हल है कोई हमारे पास? आप कुछ हुकूमत को सजेस्ट करना चाहेंगे कि गैस की कमी को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत क्या करे? देखिए, पहले तो ये आपने जो क्या अगर पावर जनरेशन वालों को एनर्जी अगर गैस दे रहे हैं तो उनको RLNG पे लेके जाइए, उनको कहेंगे कि आप फर्नेस ऑयल यूज़ करो। उनके पास होता है, लेकिन जानबूझ के कराची में आपको पता है कि KE की मोनोपोली है और वो इसके अंदर तमाम सिस्टम उसके अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी हुई है। हालांकि ये अनवाइज डिसीजन था, उनको अनबंडल करना चाहिए, हर चीज़ को अलग करें, लेकिन उसके बावजूद KE जो है अपनी तमाम इनएफिशिएंसीज जो है वो कंज्यूमर पर डालता है, उसकी कोशिश करता है कि उसको सस्ती गैस मिले ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। तो हुकूमत को अब ये मुझे लग रहा है कि क्राइसिस जो है पूरे मुल्क में फैलने जा रहा है, तो हमें जो है एक ही सोल्यूशन इमीडिएट आता है, वो ये है कि हमें मंगला तरबेला से वाटर रिलीज करके हाइड्रो पावर को जनरेशन करनी होगी। क्योंकि आज आपके पास देखिए जो एनर्जी कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्रूड ब्रेंट आपका जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, ये हीटिंग ऑयल की प्राइस, ये सब बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह एक फाइनेंशियल भी रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से ये इंपोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शमसुल इस्लाम साहब। सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, जो तकरीबन 10.5 रुपये में यूनिट पड़ रहा है वो 14-14.5 रुपये में पड़ेगा फर्नेस ऑयल से, और अगर डीजल पे चल जाते हैं तो 28 रुपये के करीब वो पड़ रहा होगा। अब ये मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या फ़ैसला करती है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।